हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले दशहरा का हॉलीडे था और दूसरा मैंने अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आईपैड में शुरू किया है। मैंने एक आईपैड खरीदा है, आईपैड 11 जनरेशन, जिसमें कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ। तो पहले मैं एंड्रॉयड में कर रहा था, तो एंड्रॉयड और जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत होता है, जैसे कि कुछ ऐप्स जो है वो एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है, आईपैड में सपोर्ट नहीं करता है, कुछ आईपैड में करता है, एंड्रॉयड में नहीं करता है। तो सारी समस्या को सुलझाते हुए मैंने फाइनली अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। तो आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3, जो कि आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन, और एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका 2010 से 2016 तक, जो कि हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Two objects each of mass small m are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity given by. देखिए यहाँ पे क्या बोला कि एक सर्कुलर रिंग है, कैपिटल एम मास है, स्मॉल आर उसका रेडियस है। ओके, तो पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं। एक रिंग है यहाँ पे, ये मान लेते हैं एक रिंग है। ये रिंग है, इसका मास जो है वो कैपिटल एम है और रेडियस है आर। ये रोटेट कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रिंग का होता है आई ओमेगा होगा, तो आई फॉर रिंग कितना होता है? एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा। ओके, ये आपका कैपिटल एम, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा। अभी क्या किया इस यहाँ पे हमने यहाँ पे इस सेम रिंग में, ये रिंग है, ओके, इसमें हमने दो मास अटैच कर दिया। यहाँ एक यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे, और दूसरा हमने अटैच किया यहाँ पे। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ मास स्मॉल m आर अटैच्ड gently to opposite ends of a diameter of the ring. Now ring will move with constant velocity. देखिए एंगुलर वेलोसिटी, तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा? इसका रेडियस r है, इसका मास m है, इसका स्मॉल m, इसका स्मॉल m। तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा फाइनली वो, और एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और अभी ओमेगा फाइनल, क्योंकि जो स्मॉल एम मास है वो दोनों आर डिस्टेंस पे हैं सेंटर पे। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क जो है वो 0 है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? ओमेगा फाइनल आपका हो जाएगा कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल, सॉरी, ओमेगा फाइनल हो जाएगा आपका कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए होलो सिलेंडर both of the same mass and same external diameter are released from the same height at the same time of an inclined plane. Both rose down without slipping. Which one will reach the bottom first? देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसे है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, दो केसेस दिया हुआ है। पहला है आपका एक होलो सिलेंडर दिया हुआ है, एक सोलिड सिलेंडर दिया हुआ है और एक होलो सिलेंडर दिया हुआ है। मतलब पहला जो है वो होलो सिलेंडर है, सॉलिड है, ये मान लेते हैं सॉलिड है, और दूसरा है होलो सिलेंडर। तो बोला है कि जब वो नीचे पहुंचेंगे, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो कौन पहले पहुंचेगा? देखिए ये हाइट मान लेते हैं h है, तो दोनों में से जो भी अगर पहुंचेगा नीचे, तो ये जो mgh है एनर्जी, वो इनके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो mgh तो दोनों के लिए सेम है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो कम होगा। ऐसा ना, वेलोसिटी वहाँ पे कम होगा। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? सॉलिड सिलेंडर का कितना है?
सॉलिड सिलेंडर का है हाफ एम आर स्क्वायर और होलो का एम आर स्क्वायर। तो मोमेंटम जैसे आपका ज़्यादा है होलो का ज़्यादा है, तो होलो का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आते आते कम होगा। तो होलो का जो वेलोसिटी है वो कम होगा सॉलिड से। अगर सॉलिड से होलो का वेलोसिटी कम होगा तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा आपका सॉलिड। तो सॉलिड सिलेंडर आपका कम टाइम लेगा पहुंचने में। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम a circular disc of radius capital R and mass 9m। एक डिस्क दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है। इसका जो आपका मास है वो कितना दिया हुआ है? 9m मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है r। स्मॉल डिस्क ऑफ मास के स्मॉल एम मतलब कैपिटल एम, रेडियस r/3 इच रिमूव कॉन्सेंट्रिकली मतलब इसको सेंटर मान के हमने एक डिस्क को यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया। ओके, होल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मतलब ये अभी ऐसे बचा। ओके, तो ये बोला है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा r/3 रेडियस का है, ये इसका जो रेडियस है वो r/3 है और इसका जो मास है वो m है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अभी ये सेंटर पे जो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी कितना होगा? देखिए ये इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिस्क था, हमने माइनस कर दिया एक छोटा सा पार्ट अंदर से। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा? मास 9m है, रेडियस से r, इसका मास m है, रेडियस से r/3। तो डिस्क के बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? देखिए ये जो सिस्टम बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? एक बड़ा सा डिस्क था माइनस ये वाला था। ओके, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा, इसका कितना होगा? हाफ 9m r स्क्वायर माइनस हाफ m r/3 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 9m r स्क्वायर माइनस 1/9 m r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे लगभग 40/9 m r स्क्वायर। सो आई हो जाएगा 40/9 m r स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामोफोन record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if। देखिए ऐसे एक सिस्टम है। ओके, ये जो है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। एक कॉइन है यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो कॉइन ऐसे है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कोफिशिएंट स्टैटिक का वो म्यू है। तो जो कॉइन यहाँ पे होगा, ओके, वो क्या करेगा? उसके ऊपर एक फोर्स रहेगा आउटसाइड, कितना रहेगा? m ओमेगा स्क्वायर r, और इनर डायरेक्शन में क्या रहेगा? म्यू m g फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो अगर ये घूमेगा ओमेगा से, तो यहाँ पे ज़्यादा ओमेगा से घूम लिया तो ये पीछे चला जाएगा। अपना जो ये है कॉइन है वो पीछे ऐसे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर तो इसका जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r से। ओके, तो r हमेशा लेस देन इक्वल होना चाहिए म्यू g बाय ओमेगा स्क्वायर से। तो कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे? ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, the speed of center of mass of the system will be। देखिए दो पार्टिकल था यहाँ पे 2v 0 1.5 भी और भी दिया हुआ, दो पार्टिकल मान लेते हैं, ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल आपका ऐसे है, यहाँ पे है। ओके, तो दो पार्टिकल है ये और ये, दोनों का जो एक का वेलोसिटी देखो, दोनों इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली अगर दोनों रेस्ट पे था तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था। इनिशियली सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था। ओके,
अभी जैसे इनको छोड़ा गया तो ये गया इधर v से, ये चला गया 2v से। तो अभी बोला कि सेंटर ऑफ मास मास का स्पीड क्या होगा? देखिए, सेंटर ऑफ मास का स्पीड कब चेंज होगा? जब एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। एक्सेलरेशन कब आएगा? जब सेंटर ऑफ मास पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। 2 पार्टिकल हैं, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और दोनों आपस में अट्रैक्ट किए और दोनों आपस में एक-दूसरे की तरफ गए। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है यहाँ पे। इंटरनल फोर्स की वजह से वो लोग मूव कर रहे हैं, उनका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो नो चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर्कुलर डिस्क का। ओके, ये रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले इसको बना देते हैं, जो भी हम लिखते हैं। ओके, मान लेते हैं ये डिस्क है। ओके, ये डिस्क है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क है ऐसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? IT है, लिख देते हैं IT है। रोटेटिंग here with a constant angular velocity omega I. Okay. Another disk का मोमेंट है ऐसा IB rotating coaxially IB is drop। देखो, another डिस्क का मोमेंट है ऐसा IB, और एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? IB है। मान लेते हैं यहाँ पे और एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो IB है, IB। इसको हमने रखा ड्रॉप कोएक्सियली IB इज द कोएक्सियली ऑन द रोटेटिंग डिस्क। मतलब ये पहले रेस्ट पे था। ओके, रेस्ट पे था, ओमेगा इक्वल टू 0। अब इसको इसके ऊपर रखा गया। अब रखा गया इसके ऊपर, तो इनिशियली सेकंड रेस्ट ये 0 पे था। इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। तो लॉस्ट बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क ड्यू टू फ्रिक्शन। कितना एनर्जी लॉस्ट होगा यहाँ पे बोला है। ओके, तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे लॉस्ट इन एनर्जी होना चाहिए। पहले वाला जो डिस्क है वो कितना एनर्जी लॉस किया फ्रिक्शन की वजह से। देखिए, अब इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो पहले इसका मोमेंटम, जो मोमेंटम था वो कितना था? एंगुलर मोमेंटम था, वो था IT ओमेगा आई। इसका 0 था। तो अभी दोनों को एक साथ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? LF इक्वल टू IT प्लस IB इंटू फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क जो है 0 है, तो ओमेगा एफ इक्वल टू IT ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय IT प्लस IB। ओके, ये आ गया यहाँ तक। उसके बाद हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ फर्स्ट की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस मतलब क्या? KI माइनस KF, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ पहले डिस्क। मतलब पहला डिस्क का काइनेटिक एनर्जी लॉस मतलब क्या? पहला डिस्क इनिशियली आ रहा था IT, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ओमेगा इनिशियल, इसका ये था माइनस हाफ। अभी दोनों साथ में जा रहे हैं, IT प्लस IB, IT ओमेगा T ओमेगा फाइनल जो है बाय IT प्लस IB होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाफ IT ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस IT बाय IB प्लस IT। अब इसको कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका हाफ IT ओमेगा आई स्क्वायर IB बाय IB प्लस IT। ओके, तो यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक आ जाएगा पहले वाले डिस्क की वजह से, वो हो जाएगा पहले वाले डिस्क का IB IT डिवाइडेड बाय IB प्लस IT इंटू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल मास अटैच टू स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप। ये यहाँ पे रोटेट है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज बाय फैक्टर 2। देख, इस यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऐसे। ओके, हमने क्या किया, इसको ऐसे खींचा नीचे, तो क्या होगा यहाँ पे? या फिर अंदर खींचा या फिर नीचे ले गए तो रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन डिक्रीज बाय फैक्टर 2। पहले ये रेडियस से घूम रहा था, अभी हमने रेडियस को डिक्रीज करके इतना कर दिया, आधा हो गया, R/2।
ओके। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, मतलब डिक्रीज बाय फैक्टर 2, रिमेंस कांस्टेंट, इंक्रीज बाय फैक्टर 2, इंक्रीज बाय फैक्टर 4, मतलब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, इससे ही हो गया। ओके, अब ये क्या है? रिंग है, रिंग टाइप से घूम रहा है, एक मास है r डिस्टेंस पे वो घूम रहा है। तो इसका जो मोमेंटम इनर्शिया क्या हो रहा है, mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू mr2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 जो हो जाएगा आपका, जो है क्योंकि r1 जो उसका 4 गुना है, ओके, तो हो जाएगा 4 ओमेगा 1, क्योंकि जो आपका r1 है वो 2r2 है, क्योंकि डिक्रीज हो गया ना। तो अभी जो k फाइनल बाय k इनिशियल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, I2 ओमेगा 2 बाय I1 ओमेगा 1 हो जाएगा। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 हो जाएगा। और ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 कितना है? 4 है। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो 4 फैक्टर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि 4 आता है, 1 बाय 4 आता है तो डिक्रीज हो जाता है। तो फाइनल बाय इनिशियल इक्वल टू 4, मतलब 4 फैक्टर से वो इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, रेडियस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज I नॉट। देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, ऐसे एक रॉड दिया हुआ है, इसका जो मास है वो m है, इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ I नॉट। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I नॉट दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। वन ऑफ इट्स एंड मतलब मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका लेंथ कितना है, L/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐड करें, हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एट एनी पॉइंट, I सेंटर ऑफ मास प्लस mr² और md²। तो यहाँ पे I सेंटर ऑफ मास मतलब बीच में कितना हो रहा है, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में आता है। I नॉट प्लस mr² मतलब L/2 होल स्क्वायर। सो I नॉट प्लस ml²/4। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टैंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए point on a rotating wheel is given by the equation theta t equal to 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at। देखिए टॉर्क निकालने के लिए बोला है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका I अल्फा इक्वल टू टॉर्क। मतलब हमें यहाँ पे I तो 0 नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटिंग व्हील है, तो अल्फा, अगर टॉर्क कब 0 होगा, जब अल्फा 0 होगा। अल्फा मतलब क्या? अल्फा मतलब होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अब डी ओमेगा बाय डी टी कैसे निकालेंगे? पहले ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा कैसे निकालेंगे? डी थीटा बाय डी टी। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 2t³ माइनस 6t²। तो डी ओमेगा बाय ओमेगा कितना हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी कितना हो जाएगा? 6t² माइनस 12t। अब यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 12t माइनस 12 हो जाएगा। तो ये कब 0 होगा? जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो आपका टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at x equal to 40 centimeter, 400 gram at x equal to 70 centimeter. The distance of the center of mass from the origin। देखिए सेंटर ऑफ मास जो हम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, अगर x डायरेक्शन में निकालेंगे तो x COM इक्वल टू
जितना मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 लाइक दिस, जितना मास होगा। यहाँ पे 3 मास दिया हुआ है तो m3 x3 तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 300 ग्राम इच एट ओरिजिन, मतलब 300 इंटू जीरो, ओरिजिन हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं ये, ओके। जीरो प्लस 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 500 प्लस 400। तो इसको ऐड करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, 500 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 120/3, मतलब 40 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू, मतलब कौन से पॉइंट से अगर हम एक्सिस लेंगे तो वो मैक्सिमम हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी सी डी। ओके, देखिए सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर पे कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर ये सीधा आई ए हो जाएगा, ये आई बी देखिए, जो डी का डिस्टेंस है वो कम है, पूरा डी का डिस्टेंस पूरा कम है, डी का डिस्टेंस पूरा कम है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है। तो आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एट एनी पॉइंट एक्स मान लेते हैं, वो होता है सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई ए है यहाँ पे प्लस एम डी स्क्वायर। तो किसमें डी ज्यादा है, सबसे डी ज्यादा है आपका बी, बी सबसे ज्यादा दूर है, तो जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, बी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius equal to 2 meter and its moment of inertia about an axle is 200 kg per meter square. Okay. Initially at rest, 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge. The speed is 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete the revolution. देखिए ऐसे दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म ऐसे है, ओके। इसका जो रेडियस है वो है 2 मीटर, आर इक्वल टू 2 मीटर, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई इक्वल टू 200 केजी पर मीटर स्क्वायर अबाउट द सेंटर। ओके, इसका जो इनिशियल जो मोमेंट ऑफ जीरो है, एंगुलर जो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैन ऐसे घूमेगा वी वेलोसिटी से, तो जो आपका ये है प्लेटफॉर्म वो पीछे जाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, तो यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। ओके, यस। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका एम वी आर बाय आई। तो एम कितना है, मास दिया हुआ है आपका 50 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाय आई, आई मतलब 200। सो 1/2 रेडियन पर सेकेंड। अगर मैन चलेगा इतना 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पीछे जाएगा आपका 1/2 रेडियन पर सेकेंड से, इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, अगर टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, देखिए अगर मैन को यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैन का जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालना पड़ेगा, और वो कितना टाइम उससे हमें मिल जाएगा, कितना टाइम में वो कंप्लीट करेगा। तो मैन का वेलोसिटी किससे आएगा, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। देखिए, तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π/ओमेगा होता है। तो मैन अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो ओमेगा ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ओमेगा ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ मैन कितना है v/r, है कि नहीं, और प्लेटफॉर्म जा रहा है पीछे अपोजिट डायरेक्शन में, तो v/r मतलब 1/2 प्लस ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 1/2, क्योंकि पीछे जा रहा है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2π/1। तो कितना हो जाएगा 2π सेकेंड। तो 2π सेकेंड जो आपका मैन का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is an equilateral triangle with O at its center. ओके, O जो है वो यहाँ पे सेंटर पे है. F1, F2, F3 are represented three forces acting on the sides AB, BC, AC respectively. If total torque about O is 0, then magnitude of F3. टोटल टॉर्क यहाँ पे 0 है. टोटल टॉर्क 0 है मतलब क्या है? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से टोटल टॉर्क 0 है. तो देखिए ये डिस्टेंस सब में सेम है ना, तो F3 की वजह से किधर टॉर्क आएगा? मान लेते हैं ऐसे है, तो F3 मतलब R क्रॉस F टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F. R क्रॉस F मतलब R किधर है? इधर बाहर है, R क्रॉस F, F इधर है, तो नीचे आएगा टॉर्क, तो टॉर्क हो जाएगा F3 इंटू एक्स. मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, नीचे को हम प्लस दे देते हैं, इसकी वजह से किधर आएगा? R है आपका ऐसे और F है इधर, तो ऊपर आ जाएगा प्लस F2 ऊपर आ जाएगा मतलब माइनस F2. ओके, F2x. F1 की वजह से ये इधर आया और ये इधर आया, तो R क्रॉस F ये भी ऊपर आ जाएगा, तो माइनस F1x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे F3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2. तो F3 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2. तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका F3 इक्वल टू F1 प्लस F3 का वैल्यू पूछा है कि रिलेशन क्या है. ये टोटल टॉर्क इज 0, देन मैग्नीट्यूड ऑफ F3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ F3 क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of a boat. एक बोट है, उसके opposite end में दो पर्सन है. ओके, मान लेते हैं एक बोट ऐसे है, यहाँ पे एक पर्सन है 55, यहाँ पे एक पर्सन है 65. तो लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, वेट ऑफ द बोट इज 100 kg. तो 55 kg इनिशियली वो रेस्ट पे हैं, तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? इनिशियली रेस्ट पे है. तो यहाँ पे क्या बोला कि द 55 kg मैन walks up to 65 kg man and sits with him. With the boat is still water, the center of mass of the system sits by. सेंटर ऑफ मास का इनिशियल जो वेलोसिटी था वो 0 था, तो ये अगर इधर जाएगा 55 केजी वाला इधर आएगा तो बोट पीछे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास तो एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है. एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. मान लेते हैं एक प्लेन है, यहाँ पे आपका एक मास रोटेट कर रहा है. ओके, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब कैसे रोटेट करेगा? ऐसे मान लेते हैं रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? ये तो वेलोसिटी हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? वो हमेशा होता है, वो एक्सियल वेक्टर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है. एंगुलर, किसी में एंगुलर लगा है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सियल वेक्टर होता है वो. जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सब का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, क्योंकि जो एल होता है वो होता है आर क्रॉस पी. तो आर किधर है? आर इधर है, और पी इधर है, तो आर क्रॉस पी मतलब क्या? आर क्रॉस पी मतलब अपर डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सेस normal to the disk and passing through the centers of the disk. Disk 1 has 2 kg mass and 0.2 meter of radius. Initially angular velocity 50 radian per second. Disk 2 has 4 kg mass and 0.1 meter radius. Initial angular velocity is 200 radian per second. The two disks are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The final angular velocity in radian per second. देखिए रेडियन पर सेकंड बोला है. पहले क्या था, दो डिस्क है वो ऐसे था, मान लेते हैं ये पहला डिस्क है. ओके, और ये दूसरा डिस्क है. तो इसका जो
ये डिस्क है ऐसे, मास है वो कितना है 2 केजी है, रेडियस जो है वो कितना है 0.2 मीटर, और इसका जो रेडियंस है वो आपका क्या बोलते हैं ओमेगा जो है वो ओमेगा 1 मान लेते हैं, ये 50 रेडियन पर सेकेंड। दूसरे का मास कितना है m2 इक्वल टू 4 केजी, जो रेडियस है वो है आपका 0.1 मीटर, जो ओमेगा 2 है वो है आपका 200 रेडियन पर सेकेंड। अगर दोनों कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों एक साथ ओमेगा से रोटेट करेंगे, मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 है, वो हो जाएगा I1 प्लस I2, अभी ओमेगा से रोटेट करेंगे। ओके, ये आपका आ गया। ओके, अभी इसमें क्या है देखिए, ये आ गया इतना, तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा, ओमेगा फाइनल आएगा आपका I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2। पहले बार यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं, I1 मतलब डिस्क है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1/5 स्क्वायर, क्योंकि 1/5 आपका रेडियस हो जाएगा, 0.2 मतलब 1/5 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 1/100 इंटू 200 स्क्वायर कर दिया सीधा, 0.1 को 1/10 स्क्वायर कर दिया, सीधा लिख दिया है सब कुछ। ओके, ये 200 है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आई हाफ इंटू 2 इंटू 1/5 होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1/100 स्क्वायर, 1/100। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, इसको कट करेंगे तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1/25 प्लस 1/50, सो 3/50 हो जाएगा ये, 300 डिवाइड बाय 3 मतलब हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप in a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a height of 3v square by 4g with respect to the initial position. The object is, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, एक ऑब्जेक्ट था जो रोटेट करते करते ऊपर गया, तो ऊपर गया तो जो mgh हो जाएगा वो क्या होगा, इसका एनर्जी हो जाएगा, रोटेट करते करते गया मतलब हाफ एम बी स्क्वायर जो ट्रांसलेशन का एनर्जी है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे mgh क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जैसे सिंपली यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगेंगे, हम अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर फाइंड कर लेते हैं, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होता है वो आपका जो डिस्क होता है उसके लिए होता है 1/2, रिंग होता है उसके लिए होता है 1, जो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा आपका 2/5, अगर होलो स्फीयर हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा 2/3। ओके, तो में एम जी कितना दिया हुआ है, एम तो एम है, एम जी हाइट दिया हुआ है 3v² बाय 4g। ओके, तो यहाँ पे 3v² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6/4। ओके, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा आपका लगभग कितना आया 1/2, 1/2 किसके लिए है, डिस्क का है, डिस्क भी है और सॉलिड सिलेंडर भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रॉड PQ ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L इज हिंज्ड एट P, दिस इज P, दिस इज P, kept horizontally by a massless string tied at Q, ये Q है, when the string is cut the angular initial angular acceleration of the rod। देखिए
और इसको कट करेंगे तो ये नीचे जाएगा ऐसे। तो नीचे जाएगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा कितना होगा? तो देखिए ये नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका mg। तो mg इसको रोटेट करेगा और mg कितने डिस्टेंस पे लगेगा? L/2 पे। टॉर्क हम लिख सकते हैं जो I अल्फा होता है वो हो जाएगा आपका mg इंटू L/2। तो किसके अराउंड रोटेट करेगा? P के अराउंड। तो P के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका? ml²/3। ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू mg इंटू L/2। ओके। तो यहाँ पे आपका एल कैंसिल, एम कैंसिल। तो यहाँ पे आपका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3g/12। 3g/12 मतलब आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर of small mass and capital R radius rolling down an inclined angle theta without slipping and slipping down the incline without slipping. Next question, the ratio of acceleration for a solid sphere of mass small m and radius capital R rolling down an inclined angle of theta without slipping and slipping down the incline without rolling. पहला है विदाउट स्लीपिंग, दूसरा है विदाउट रोलिंग। तो यहाँ पे क्या है कि एक मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे। ओके, इंक्लाइंड प्लेन मतलब आपका ऐसे है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं। पहले केस में क्या है कि आपका सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब ऐसे है, सॉलिड स्फीयर है ये। सॉलिड स्फीयर ये रोल करेगा विदाउट स्लीपिंग। पहला क्या है विदाउट स्लीपिंग, और दूसरा क्या है विदाउट रोलिंग। विदाउट रोलिंग विदाउट स्लीपिंग करेगा। विदाउट स्लीपिंग मतलब क्या? स्लिप नहीं होगा। विदाउट स्लीपिंग मतलब स्लिप नहीं होगा। अगर स्लिप नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लिप नहीं होगा मतलब रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ए साइन जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर विदाउट रोलिंग, रोल नहीं करेगा तो सीधा ऐसे आ जाएगा नीचे। सीधा आएगा तो सीधा आपका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा। रोल करेगा तो देखो जो यहाँ पे mgh जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया। बट रोल नहीं करेगा तो सीधा सा ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो विदाउट स्लीपिंग ए विदाउट स्लीपिंग डिवाइड बाय ए विदाउट रोलिंग, ये पूछा गया है। ओके, तो विदाउट स्लीपिंग मतलब कितना है? वहाँ जी बाय जी जी ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सीधा सा हो जाएगा आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो के कितना हो जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर के लिए? सीधा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हम लोग पुट करते तो अच्छा होता है। यहाँ पे एक काम करते हैं 1 बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होता है वो होता है 2/5। तो 7/5 हो जाता है 5/7। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about a horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it, other hanging freely. Tension the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. देखिए एक यहाँ पे ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ऐसे। सॉलिड सिलेंडर है तो सीधा हम लिख देते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो m²/2 हो जाएगा, और इसके बदले के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और कुछ टेंशन हमने अप्लाई किया। स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उसको टेंशन बोलते हैं।
मास दिया हुआ है 50 केजी सिलेंडर का, और ये आपका रेडियस जो है वो है 0.5 मीटर। तो इस टेंशन की वजह से टॉर्क आएगा। कितना टॉर्क आएगा? देखिए, ये r डिस्टेंस पे हमने टेंशन लगाया है परपेंडिकुलरली, तो टॉर्क जो आएगा वो जाएगा T इंटू आर, और ये हो जाएगा आई अल्फा के बराबर। T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। टी कितना है नहीं पता, T इंटू आर, आर मतलब 0.5, आई जो हो जाएगा आपका एम स्क्वायर बाय 2, एम स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, एम स्क्वायर बाय 2 अल्फा आ जाएगा। तो टी आपका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। एम स्क्वायर, एम दिया हुआ है 50 इंटू आर स्क्वायर, उसका मतलब 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया है। अभी इसमें ध्यान दीजिए, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया है। 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब अल्फा क्या होता है? रोटेशन। अल्फा होता है आपका रेडियन पर सेकंड, बट रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया है। एक रिवोल्यूशन मतलब कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। 2 रिवोल्यूशन मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए 4 पाई। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 157 न्यूटन। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इक्वल टू 3.14 पुट कर लीजिए। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical spherical cell, each of mass small m and radius small r, are placed as shown in figure. Consider an axis x-axis which is touching the two cells and passing through diameter of third cell. Moment of inertia of the system consisting of these three spherical cell about x-axis. देखिए, 3 सेल है यहाँ पे, तो ये जो एक्सिस है वो ऐसे जा रहा है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल। तो ये एक्सिस जो ऐसे जा रहा है, ये सेल, इसका जो एक्सिस है ये साइड में जा रहा है, इसके भी साइड में जा रहा है, बस इसके बीच में जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना होगा? इस सेल की वजह से आएगा, आपका आएगा 2/3 mr²। इसकी वजह से कितना आएगा? देखिए, यहाँ पे आपका 2/3 mr² आ जाएगा, और ये है आपका r डिस्टेंस पे, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस दिस, तो हो जाएगा आपका 2/3 mr² प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि जो इसके वजह से देखिए, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे कितना है? 2/3 mr², और ये जो डिस्टेंस है वो r है, तो 2/3 mr² प्लस mr², तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इतना, और ये 2 है दोनों साइड पे, तो इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? ये 2/3 mr² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 4/3 mr² प्लस 2 mr²। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है नेट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4 mr²। So option B will be correct. Next question. A mass small m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0. ये v0 से ऐसे जा रहा है. Okay. The mass is attached to a string which passes through the smooth hole in the plane. ये plane से ऐसे पास किया है. So ये table है, मान लेते हैं. Okay. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0/2। तो ये जो रेडियस है पहले r0 था, वो डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ गया r0/2, अभी ऐसे रोटेट करता है। ओके, तो इस केस में बोला है कि फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस मास का। तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, पहले तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो हम यहाँ पे पहले मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ओके, तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना पड़ेगा कि पहले हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो ये रिलेशन सही है। अभी रिलेशन में I1 कितना है, इनिशियली कितना था, R0 पे था, तो mr², R0², ओमेगा 1 इक्वल टू m R0/2², ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 ओमेगा नॉट हो जाएगा, और ओमेगा 1 हो जाएगा इनिशियल। तो यहाँ पे ओमेगा 2 आ गया इतना। अभी देखिए कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा? हाफ I2 ओमेगा 2² बाय हाफ
I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो अब आप कैंसल या फिर हम लिख सकते हैं इसको I2 ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 बाय I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1। ओके, तो ये दोनों तो सेम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया है ये वाला। तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4:1, 4:1। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना, 4 गुना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर था इंटू 4। तो हाफ इंटू एम आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर इंटू 4। तो सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा 2m v नॉट स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 2m v नॉट स्क्वायर। Next question, a rod of weight W, capital W, is suspended by two parallel knife edges A and B. Okay, and in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from the A. The normal reaction on A. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले ड्रॉ करते हैं कि क्या हुआ। ये रॉड है ऐसे, ओके, ये रॉड है ऐसे, यहाँ पे एक नाइफ है, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक नाइफ, parallel knife A and B in equilibrium. In a horizontal position, the knives are at a distance D from each other. यहाँ पे एक नाइफ है और D डिस्टेंस पे और एक नाइफ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे और एक नाइफ है D डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस। तो मान लेते हैं जो इसका वेट आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है जो कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है रॉड का, W एट। तो बोला है कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इक्विलिब्रियम पे है मतलब क्या? नेट टॉर्क जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है? मान लेते हैं इस नाइफ की वजह से यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन वो हुआ N1 हुआ, इसकी वजह से N2 हुआ और W नीचे लग रहा है। तो नेट टॉर्क 0 होगा कहाँ पे? मान लेते हैं यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, ओके? यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है। यहाँ पे क्या पूछा है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन एट ए पूछा है, इस यहाँ पे पूछा है ए पे, ए बी है ना? ए पे पूछा है तो हमें N2 को कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। N2 को कैसे हटाएँ? यहाँ पे ही सेंटर ले लेते हैं। तो N2 कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सेंटर पे एक्ट कर रहा है, मतलब ओरिजिन पे एक्ट कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क अभी कितना हो जाएगा? N1D जो कि ऊपर लग रहा है N1, और आपका N1 ऊपर उसको लेने की कोशिश कर रहा है, W नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस W। यहाँ पे सेंटर लिया है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D माइनस एक्स, WD माइनस एक्स। अभी N2 इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है बट N2 कोई भी फोर्स अप्लाई, कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं कर पाया, तो प्लस 0 इक्वल टू 0। तो N1D जो हो जाएगा वो आपका WD माइनस एक्स हो जाएगा। तो N1 हो जाएगा WD माइनस एक्स डिवाइड बाय D। सो जो नॉर्मल रिएक्शन A पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इतना। और यहाँ पे बोलता कि आपका जो है N1 निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे A पे निकालने के लिए बोला है, तो हमने सेंटर लिया है N2 को, B को। अगर बोलता है कि B पे कितना नॉर्मल रिएक्शन है तो हम सेंटर लेते हैं A को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स कैपिटल F इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट R इक्वल टू दिस। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 मतलब टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F इक्वल टू 0। R क्रॉस F मतलब आप कैसे आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे? आई कैप माइनस जे कैप के कैप। 2 माइनस 6 माइनस 12 अल्फा 3 6। तो कितना हो जाएगा ये? आई कैप माइनस 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस प्लस 36, ओके। माइनस जे कैप हो जाएगा 12 माइनस प्लस 12 अल्फा प्लस के कैप, ठीक है करेंगे तो
6 माइनस 6L इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 अल्फा भी 0 हो जाएगा और 6 माइनस 6 अल्फा भी 0 हो जाएगा। 6 माइनस होगा या 6 प्लस होगा? ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? दोनों केस में -1 है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन is an automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 3 kg per meter square. 3 kg meter square. If the vehicle is brought to rest 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by the brakes to the wheel. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्हील जा रहा है, ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम इसको अगर एवरीथिंग इज गिवन इन एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 54 इंटू 5/80 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 0.45 मीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3 केजी मीटर स्क्वायर और टी कितने सेकंड में हमें इसको रेस्ट पे लाना है? 15 सेकंड। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? vi/r। vi/r मतलब 15/0.45 मतलब ये आ जाएगा आपका 15400। तो 100/3 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो फाइनली इसको 0 में लाना तो ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा। तो कितना टॉर्क यहाँ पे हमें, कितना एंगुलर और कितना टॉर्क हमें निकालना है। ओके, टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आपका आई अल्फा। तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। ओके, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी मतलब टॉर्क जो आप अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 माइनस 100/3 क्योंकि फाइनल 0 है बाय 15 सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा -100/45। सो -20/9 -20/9 आपका हो जाएगा ये। ओके, इसका यूनिट कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपका टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा। आई कितना दिया हुआ है? 3 और जो है -20/9 तो -6.66 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा आया? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड माइनस आया है बट मैग्नीट्यूड सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो नेगेटिव में आया है क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड का ही पूछा होगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा 6.66। Point masses m1 and m2 are placed at a opposite ends of a rigid rod of length L। एक rigid rod L लेंथ का है। ओके, तो L1 L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. Perpendicular to it. Okay. The position of P on the rod through which it rotates so that the work required to set the rotating rod with the angular velocity omega is minimum। देखिए क्या बोला यहाँ पे कि हम इसको रोटेट करेंगे तो कहाँ पे रोटेट करेंगे? ये एक्स कितना होगा m1 से कि जो वर्क लगना चाहिए वो मिनिमम लगना चाहिए। ओके, वर्क मतलब क्या? चेंज काइनेटिक एनर्जी। वर्क मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0 था क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था। अभी फाइनली जब वो रोटेट करेगा अपोजिट एंड लेंथ एल नेगेटिव मास सेट टू रोटेट मान लेते हैं ये ओमेगा नॉट से रोटेट करेगा। ओमेगा नॉट से रोटेट करेगा तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? चेंज काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो 0 था तो ओनली फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल कितना होगा? फाइनल हो जाएगा आपका हाफ I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों रोटेट करेंगे I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर।
दोनों ये x डिस्टेंस पे है, l माइनस x डिस्टेंस पे है, मतलब कि दोनों पॉइंट मास है। हाफ I1 कितना हो जाएगा, m1 x स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ कट गया यहाँ पे, कॉमन ले लिया हमने, m2 l माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा इतना, तो W इक्वल टू इतना आ गया, W इक्वल टू के फाइनल आ गया। तो इसको याद कीजिए, याद रखिए इसको। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे तो वर्क डन 0 होने का, मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, मिनिमम। वर्क डन मिनिमम होने का मतलब क्या है, वर्क डन मिनिमम होने का मतलब है dw बाय ds जो है वो 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dw बाय ds हम लोग फाइंड करते हैं। dw बाय ds फाइंड करेंगे तो हम करेंगे d बाय dx ऑफ हाफ m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स होल स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2m1x प्लस 2m2 l माइनस एक्स इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा आपका 2m1x प्लस 2m2x माइनस 2m2l इक्वल टू 0। तो x m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l। तो x आपका आ जाएगा m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। सो इतने डिस्टेंस पे हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये वर्क जो होगा वो मिनिमम होगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, m2l बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर सीधा 0.5 मीटर, इज रेस्ट इज फ्री टू टर्न, इनिशियली रेस्ट पे था, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा और रेडियस जो है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। सर्कुलर डिस्क है, ओके डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। About an axis which is perpendicular to the plane and passes through the center, it is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration 2 radians per second square. Its net acceleration in meter per second square। देखिए आपका जो डिस्क था वो ऐसे था, ओके ये डिस्क है, ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा ओमेगा से मान लेते कुछ ओमेगा से, कितने सेकंड के बाद, एंड ऑफ 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद हम ओमेगा निकालते हैं तो क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा आपका ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आफ्टर 2 सेकंड जो इसका ओमेगा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, सेकंड कहाँ से आएगा, ओके रेडियन पर सेकंड। तो अभी देखिए इतना हो गया ओमेगा। नेट एक्सलेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे नेट एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन और आपका सेंटीमीटर एक्सलेशन जो कि होता है AC, जो कि होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा एक्सलेशन ऐसे है जो कि है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर 2 रेडियन पर सेकंड का मतलब ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर रूट। तो ए नेट हो जाएगा आपका, सिंपली ए नेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर है जो आपका ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक गलती हो गया है, ये जो है वो अल्फा टी है, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया था। अल्फा टी एंगुलर एक्सेलरेशन है, रेडियन पर सेकंड का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो ए नेट हो जाएगा आपका, आर को हम लोग बाहर ले सकते हैं, आर यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 है ना, तो 4 टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 65। रूट ऑफ 65 मतलब अप्रोक्सीमेटली
आपका आंसर हो जाएगा 8, अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M, a circular hole of diameter R which rim passes through the center is cut. Rim passes through the center. Rim मतलब क्या, ये वाला पार्ट। What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो एक डिस्क है, डिस्क कैसे है, ऐसे एक डिस्क है, ओके, मान लेते हैं डिस्क। यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, R है, मास जो है वो M है, सॉरी, हाँ, मास है, रेडियस है वो R है, ओके। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क कट किया, जो कि उसका ये है आपका, वो पास कर रहा है, इसके रिम जो पास कर रहा है उसके सेंटर पे पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया। तो देखिए कंप्लीट डिस्क का मास कितना है, कंप्लीट डिस्क का जो मास है वो है m। तो m इसका मास होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/4, क्योंकि ये जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, r/2, और ये रेडियस कितना है, r है, तो मास 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सेंटर में, यहाँ पे, तो कितना होगा, इसको माइनस कर लो दोनों को, दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो इसका कितना बचेगा, ये बड़ा वाला, इसका जो रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट है आपका बड़ा वाला डिस्क माइनस से छोटा वाला डिस्क। बड़ा वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, छोटे वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, हाफ m r स्क्वायर, माइनस इसका कितना हो जाएगा, ये देखो, ये इसका सेंटर मास है, तो ये डिस्टेंस है r/2, तो यहाँ पे जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ m/4 r/2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले एक्सिस थ्योरम, हाफ m/4 r/2 होल स्क्वायर, ये हाफ हाफ नहीं होगा, बस इतना ही, ओके। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, m/4 है, रेडियस r/2 है, ओके। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, m r²/2 पहला वाला हो जाएगा माइनस, दूसरे वाले का आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब 16, 32 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 3 m r², तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 3/32 m r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 13/32 m r²। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको और अच्छी तरीके से लिख के कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्क एंड ए स्फीयर of same radius but different masses rolls up on two inclined planes of the same altitude and length. Which of the two objects gets the bottom of the plane first? देखिए बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट कौन आएगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो पहले आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, किसका कम होगा, देखिए यहाँ पे डिस्क दिया हुआ है, सॉलिड डिस्क एंड स्फीयर, डिस्क एंड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ओके। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क, और डिस्क का k² वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा 1/2, और सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का होता है आपका k² होता है 2/5 होता है, तो किसका कम है, देखो इसको दोनों को सेम करते हैं, हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/10, तो कम है आपका स्फीयर का, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो वो उसका जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है वो कम बढ़ेगा, तो ये जल्दी पहुंचेगा, वेलोसिटी इसका ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी। तो सॉलिड स्फीयर है वो पहले बॉटम पे रीच करेगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 80। A light rod of length L, small l, has two masses m1 and m2 attached to its two end. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass each. एक रॉड है ऐसे मान लेते हैं, लाइट रॉड मतलब उसका मास हम कंसिडर नहीं करते। एक रॉड है यहाँ पे, दो मासेस है, यहाँ पे एक मास है ऐसे, यहाँ पे एक मास है m1 m2, इसका लेंथ कितना है l है। The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है इसका? मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन x इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं ये x है, x निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 x का मतलब 0 हो जाएगा, m2 x2 मतलब m2 इंटू l बाय m1 प्लस m2। सिंपली x आपका आ गया यहाँ पे m2l डिवाइड बाय m1 प्लस m2, x आ गया ये, ओके। x अगर ये आ गया तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो अगर x ये आ गया तो मतलब x क्या है वो? x जो है वो आपका r1 है, x जो है वो r1 है। कितना है वो? m2l बाय m1 प्लस m2। तो r2 कितना हो गया? d माइनस एक्स और l माइनस एक्स, तो ये जाएगा m1l बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पुट कर लीजिए m1 इंटू r1 कितना है? m2l बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 बाय m1l बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो आई हो जाएगा आपका m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू एल। इसको फाइंड कर लीजिए आप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, लगभग 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और हमने बहुत कुछ सीखा। इस बेसिकली रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन उससे आता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है क्वेश्चन को समझने में। टॉर्क है, मोमेंटम है, ये है, वो है। बट मोस्टली हमने देखा कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। एनालिसिस ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप मोस्टली फ़ोकस कर लीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन पे, टॉर्क पे, ये सब चीज़ों पे। तो इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो अगले पार्ट में हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक केयर एंड अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके? टाटा।